और केरल में कोरोना से पहली मौत की खबर। केरल हुकूमत ने पहली मौत होने की तस्दीक कर दी है। कोची के अस्पताल में जेर इलाज था ये शख्स। फौत शख्स 59 बरस का बताया जा रहा है। तरीक़ेकार जेर बहस। दरअसल मरीजों के इलाज का तरीक़ेकार जेर बहस। तिब्बी हलकों में तरीक़ेकार को काफ़ी सराहा जा रहा है। तो आपको बताएं कि केरल में कोरोना से पहली मौत की तस्दीक केरल हुकूमत ने कर दी है और कोची के अस्पताल में जेर इलाज था ये शख्स। फौतशुदा शख्स की उम्र 59 बरस बताई गई है। केरल में कोरोना मरीजों के इलाज का तरीक़ेकार जेर बहस। तिब्बी हलकों में तरीक़ेकार को काफ़ी सराहा जा रहा है। कोरोना वायरस से निपटने को लेकर तेलंगाना हुकूमत के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। कल वज़ीर आला केसीआर ने रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस से मुतासरा 60,000 मरीजों के इलाज की सहूलत होने का दावा किया था, मगर ये दावा हकीकत से कहीं दूर नजर आ रहा है। आज हम आपको एक ऐसे आइसोलेशन वार्ड की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर कोरोना से मुतासिर डॉक्टर जोड़ा जेर इलाज है। डॉक्टर जोड़े के साथ ये रवैया है तो फिर आम मरीजों के साथ क्या होता होगा, आप खुद बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। इस आइसोलेशन वार्ड में ना तो पीने के लिए पानी है, ना दीगर सहूलियात। यहाँ पर मरीजों के इलाज के लिए कोई डॉक्टर तक नहीं है। आइसोलेशन वार्ड की खिड़कियां टूटी हैं जहां से मच्छर इस आइसोलेशन वार्ड में दाखिल हो रहे हैं। आइसोलेशन वार्ड में मौजूद मरीजों का कहना है कि यहाँ उनकी सेहत बेहतर होने के बजाय मजीद बिगड़ती जा रही है। This is the ward where me and my husband has been shifted. I have been detected with Corona-19 positive. We were not informed from the hospital. We came to know from the news channel and from a list published by the government every day in the morning and in the evening. So this is the ward where me and my husband are shifted. There is no one, no water, no drinking water, no attendant, no facility. If in case of emergency, the next reachable ward is like 2 minutes walking distance from here. I don't know if someone is there or not. There is a lot of mosquitoes as usual because all the windows are broken or open like this. And outside there are huge drains, and it is the back side of the hospital. This is Ronald Ross Fever Hospital. So if you are detected with corona positive and you are in this hospital, you will not get any treatment. I haven't got a single treatment till now for my disease, for my virus, and we are isolated here. So in case of emergency, if I have any emergency at night, so my husband has to run to the next ward and then bring someone and then inform the doctor, and I don't know if someone will come or not. This is the washroom. Because from today morning I haven't seen any doctor. No one has visited us, no one has talked to us, no one has informed us anything. And these are open windows from where mosquitoes come. So it is actually a fever hospital. So if you don't have a fever also, you will get it once you are here. I don't know what to do in this situation. I don't know how to get help, how to get myself treated, because if we stay here like this, I will die. You don't need to do anything. Corona also don't need to do anything. People will die in this situation with this kind of facility. Thank you. और नाज़रीन, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद से हमारे साथी अनीसुर रहमान। अनीस,
अभी जो तस्वीर हम देख रहे हैं, बल्कि हम सब देख रहे हैं, बेहद डराने वाली तस्वीर है। आपसे तफसीलात चाहेंगे। साफ तौर पर ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोरोना से नहीं मरेंगे, बल्कि यहाँ पर आने के बाद अपने आप मर जाएंगे। जी है ना। ये इस सिलसिले में हमने जो फीवर हॉस्पिटल है, जो अभी रोनाल्डोज सेंटर के नाम से मशहूर है, उसके सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शंकर से बात की थी। उन्होंने न्यूज़ 18 को बताया कि ये वीडियो पुराना है और एक बार हम यहाँ पर सिर्फ जो है आइसोलेशन सेंटर रखे हुए हैं, और एक बार जब मरीज अगर पॉजिटिव हो जाता है तो उसे दूसरी जगह गांधी हॉस्पिटल या चिस्ट हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, और हमने भी इन मरीजों को वैसा ही किया। लेकिन सवाल ये है कि जब आप आइसोलेशन सेंटर इतना भयानक है तो मरीजों की क्या हालत होगी। इससे पहले भी एक वीडियो आई थी, ये करीमनगर के एक हॉस्पिटल की थी, प्राइवेट हॉस्पिटल की, जहां पर जो मुश्तबा मरीज थे उनको रखा गया था। हालांकि उनका जो है बाद में पॉजिटिव आया, लेकिन उनकी भी यही शिकायत थी कि जिस तरह का वार्ड उन्हें वहां पर वार्ड में रखा गया है, ना कोई सफाई के इंतजाम हैं, ना कोई आता है ना जाता है। बस वार्ड का जो एंट्रेंस है वहां पर एक पुलिस के एक जवान को खड़ा कर दिया गया है। अंदर जो है पूरी सफाई वगैरह वही कर रहे थे। इस किस्म का भी वीडियो मंजर-ए-आम पर आया था। तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप कह रहे हैं कि इंतजामात बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो इंतजामात हैं, एक बार आप अगर पॉजिटिव हो जाते हैं तो आपको जो है गांधी या चेस्ट हॉस्पिटल में ले आकर इलाज कराया जाता है। लेकिन उससे पहले जो मुश्तबा मरीज हैं उन्हें जिस तरह की फैसिलिटीज दी जा रही हैं वो जो है काफी भयानक हैं। ये इन वीडियो से जाहिर होता है ना। अनीस, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये वीडियो मंजर आम पर आया है, इसके बाद रिएक्शन भी इस पर आना शुरू हो गया है। जी हाँ, काफी जो है सवालिया निशानात खड़े हो रहे हैं कि क्यों जो है सेंटर्स इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन क्यों विंडोज वगैरह क्यों उसको जो है दुरुस्त नहीं करवाए गए। खासतौर पर जो बाथरूम्स हैं, ये कहा जा रहा है कि जो एक एक वार्ड होता है उसमें जो है 10-10, 12-12 मरीज होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर इस स्कूल को अपनाया जा रहा है, लेकिन जो बाथरूम्स हैं वो कॉमन बाथरूम होता है। जब वो सब लोग एक ही बाथरूम में का इस्तेमाल करते हैं तो फिर किस तरह जो है वो अगर उनमें से कोई एक पॉजिटिव आ जाता है तो किस तरह इसकी रोकथाम होगी, इस पर भी जो है सवालिया निशानात उठाए जा रहे हैं, है ना। जी अनीस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। और लगातार न्यूज़ 18 उर्दू जो है इस खबर पर बना हुआ है। तमाम तरह अपडेट हम आपको देते रहेंगे, किस तरह से ये एक आइसोलेशन वार्ड की तस्वीर सामने आई है और अब इस पर इंतज़ामिया क्या कुछ करेगा, उससे भी हम आपको बाखबर करवाएंगे। वहीं मुल्क में कोरोना वायरस के मामले तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। मुतासरीन की तादाद 900 से तजावुज़ कर गई है। मुख्तलिफ रियासतों में नए केसेस की तस्दीक होने के बाद मुतासरीन की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। और चलिए नाजरीन, हम रुख करेंगे भोपाल का, जहां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन की वजह से मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में लोग फंसे हुए हैं, मध्य प्रदेश के लोग भी इनमें शामिल हैं। इन लोगों के रिश्तेदार बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं और इनका यही कहना है कि तमाम तर लोगों को वापस मध्य प्रदेश लाने के लिए वहाँ की हुकूमत को पहल करना चाहिए। क्या कुछ इस सिलसिले में? यकीनी तौर पर है ना, एक बड़ा अहम सवाल है और बड़ा अहम मरहला है जहां पर पूरे हिंदुस्तान को लॉकडाउन कर दिया गया है। वहीं पर मध्य प्रदेश की बात करें तो 52 जिलों में 6 जिलों में कर्फ्यू है, बाकी जिलों को लॉकडाउन कर दिया। इस वक्त भी हम जो है सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए यहाँ पे खड़े। हमारे साथ समाजी तंजीमों के लोग मौजूद हैं। यहाँ पर भी वही सवाल है कि मध्य प्रदेश की जो तलबा और दूसरे लोग मजदूरी करने के लिए जो अलग अलग जगहों पर गए थे, तो उनके लाने के इंतजाम जो है ऐलान तो किया गया, आखिर क्या वजह को लोग घर नहीं पहुँच पा रहे? देखिए, सीरियसनेस इस इशू के अंदर गवर्नमेंट ने जिस तरह से सीरियस होना चाहिए कतई तौर के ऊपर नज़र नहीं आती मध्य प्रदेश सरकार के अंदर। जो लोग यहाँ के
कई तबके के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, दीगर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, मुख्तलिफ मध्य प्रदेश के ही मुख्तलिफ शहरों के अंदर, फिर उसके बाद इंडिया के मुख्तलिफ शहरों के अंदर स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद है। पुणे में कई बच्चे फंसे हैं, कई बच्चे बेंगलोर में फंसे हैं, कई बच्चे दीगर हिंदुस्तान के शहरों के अंदर फंसे, लेकिन सरकार कहीं भी उसकी तरफ ढंग से ध्यान देने वाली बात जो होती है वो नहीं नजर आ रही। दूसरी बात यह, हमारे यहाँ के मजदूर बहुत बड़ी पैमाने के ऊपर फलान करते हैं। वो गुजरात के अंदर मजदूरी करने जाते हैं डेली वेजेस की, वो महाराष्ट्र के अंदर डेली वेजेस वाली मजदूरी करने जाते हैं, वो अन्य ऐसे बड़े ऐसे प्रदेशों के अंदर जाते हैं, उनके भी वापस लाने का कोई इंतजाम नहीं है। कुछ मजदूर पैदल आ रहे थे गुजरात के अंदर, अभी मैंने ट्विटर के ऊपर पढ़ा, उसमें से कोई ट्रक चढ़ गया और 3 मजदूर उसके अंदर हमारे मारे गए। तो आपने कहा कि यहाँ पर संजीदगी की मुताबिक यहाँ पे हम देख रहे हैं, जब कर्फ्यू लगा हुआ है तो कर्फ्यू में बहुत सारे लोग जो है कर्फ्यू देखने के लिए निकल रहे हैं और संजीदा नहीं हो रहे। देखिए, लॉकडाउन पिकनिक हिंदुस्तानी कभी सीरियस नहीं होते और ये इससे में साफ नजर आ रहा है। लॉकडाउन पिकनिक समझ रहे हैं लोग, इसको सीरियसनेस नहीं समझ रहे हैं। पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और सख्ती से मार कुटाई भी करे और बंद भी करे उन लोगों को ले आके, जिससे उनको जब उन्हें घर में ही नहीं रहना तो उन्हें जाके ले आके बाहर थानों में बंद करा जाए, जेल में बंद करा जाए। क्योंकि ये मामला यहाँ पे है ना, हम बता दें कि ये मामला किसी की पिकनिक का नहीं, बल्कि ये मामला जो कर्फ्यू लगाएगा, लॉकडाउन किया गया इसलिए कि तमाम शहरियों को, इंसानियत को बचाना है। यही वजह है कि जो है हुकूमत की सतह पर जो है काम किया जा रहा है। यहाँ पे जो लोग सोशल वर्क कर रहे हैं, जो राशन पहुंचाना चाहते हैं, अस्पतालों में खाना पहुंचाना रहे हैं, उनको भी कुछ मुश्किलात का सामना। किस तरह की मुश्किलात आ रही है? सबसे मेन परेशानी आ रही है परमिशन की, कि हम जो लोगों तक फूड पहुंचाना चाहते हैं, दवाएं, मेडिसिन, सैनिटाइजर वगैरह पहुंचाना चाहते हैं, वो हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि परमिशन नहीं मिल रही है। और जो कुछ लोग, जैसा हमारे एक साथी ने कहा कि जो लोग घूम रहे हैं उनके चक्कर में जो जेन्युइन वर्क कर रहे हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात हो गई है कि हॉस्पिटल ने जो रेगुलर मरीज थे उनको डिस्चार्ज कर दिया है, तो अब वो मरीज जो आसपास से अतराफ से आए हुए थे उनको जाने की प्रॉब्लम हो रही है, रहने की और खाने की प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि उन लोगों को डिस्चार्ज ना किया जाए। हालात पर हमारी नजर बनी हुई है, लगातार हम तमाम तर चीजों से अपने नाजरीन को भी वाकिफ करवा रहे हैं। मेहताब, आपका और आपके साथ जो तमाम खास मेहमान हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे और सभी लोग अपना बहुत ख्याल रखें। और नाजरीन, इस वक्त एक और अहम खबर आपको दे दें, नकली सैनिटाइजर बेचने के मामले से जुड़ी हुई, जहां मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। घर से जब्त किया गया है 100 ml की 5000 बोतल्स। जब्तशुदा सैनिटाइजर की कीमत 2.5 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। तो नकली सैनिटाइजर बेचने का मामला, मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। लगातार इस तरह के मामले जो हैं, चाहे वो मास्क से जुड़े हों या फिर सैनिटाइजर से जुड़े हों, वो सामने आ रहे हैं। हालांकि हुकूमत की कोशिश यही है कि इन तमाम चीज़ों पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, सख्त कार्रवाई की जाए। तो घर से जब्त किया है 100 ml के 5000 बोतलों को, और जो जब्त किया गया सैनिटाइजर है उसकी कीमत 2.5 लाख से ज़्यादा बताई जा रही है। ये नकली सैनिटाइजर है, लगातार हम बाखबर कर रहे हैं। एनसीपी सदस्य शरद पवार ने ट्वीट करके लोगों को आगाह किया है कि मच्छर के काटने से कोरोना नहीं होता। कुछ लोग ये गलतफहमी फैला रहे हैं कि मच्छर कोरोना फैलाता है। वहीं एनसीपी लीडर शरद पवार ने अपने ट्वीट के जरिए ये भी जानकारी दी कि वायरस किन किन चीज़ों से फैलता है। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर बालासाहब थोराट ने ट्वीट करके जानकारी दी कि उन्होंने कांग्रेस के वुज़रा, अरकान पार्लियामान और दीगर बड़े ओहदेदारों से अपील की है कि वो लॉकडाउन के दौरान फंसे मजदूरों और लोगों की मदद के लिए आगे आएं। वाज़ेह रहे कि लॉकडाउन की वजह से मुल्क भर में अलग अलग मकामात पर गरीब और मजदूर फंसे हुए हैं। और नाज़रीन, चलिए मज़ीद अपडेट के लिए हम सीधे रुख करेंगे एक बार फिर से हमारे साथी अमित राय का। अमित, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि मास्क जो है वो जब्त किए जा रहे हैं, नकली सैनिटाइजर्स का जो कारोबार है वो भी लगातार जब्त किया जा रहा है, आपसे आज के मामले की तफसीलात चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे पुलिस को जो है जानकारी मिली कि सैनिटाइजर को जो है ज्यादा कीमत में बेचने का जो गोरख धंधा जो है वो चल रहा है, और पुलिस ने अपने दस्ते के साथ मुंबई के माहिम स्थित इलाके में रेड डाला और ये पता चला कि घर पे जो है ये बेचा जा रहा है सैनिटाइजर। तो उसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और लगभग हजारों बोतल जो है जो 100 ml की होती हैं उनको जब्त किया गया, क्योंकि ये 50 रुपए में बेचना होता है, लेकिन ये लोग 65 रुपए में बेच रहे थे, जिसकी कीमत जो है लगभग 2.5 लाख रुपए जो बताई जा रही है। जो बोतलें जब्त की गई हैं
तो पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ कि इनका जो मास्टरमाइंड है वो मुंबई सटे मीरा रोड इलाके में रहता है। वहां से जो है माल जो है वो उठाता है, उठा के लाके माहिम में इनके घर पे रखता है। उसके बाद जो है इसकी कालाबाजारी जो है वो शुरू होती है। तो कुल 3 लोगों को जो है गिरफ्तार किया है। मैं आपको बता दूं कि लगातार मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जो है कालाबाजारी को लेकर जो है रेड जो है पुलिस की चल रही। इससे पहले हमने देखा था कि 25 लाख मास्क जिसकी कीमत लगभग 15 करोड़ थी उसको बरामद किया गया, और अभी 2 दिन पहले जो है 1 करोड़ के जो है मास्क जो है वो बरामद किए गए। तो लगातार जो है इन पे नकेल कसने की पुलिस की जो मुहिम है वो लगातार शुरू है। पुलिस की लगातार मुहिम जारी है। और अमित, इस सब के बीच में हम ये भी देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सियासी लीडर हैं, चाहे वो शरद पवार हों या फिर बाला साहब थोराट, तमाम लोग अपने अपने तौर पर भी कोरोना के लिए बेदारी मुहिम, अवेयरनेस के लिए सामने आ रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से जितने भी बड़े नेता हैं, जितने भी हर पार्टी के राजनेता, चाहे उद्धव ठाकरे की बात करें जो सीएम है, शरद पवार की बात करें, स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल की बात करें, बाला साहब थोराट, हर कोई जो है अपने फेसबुक लाइव के द्वारा, अपने ट्वीट के द्वारा जो है लोगों को जो सचेत कर रहा है। शरद पवार ने भी एक ट्वीट किया, लोगों को ये कहा कि कोरोना जो है मच्छर काटने से नहीं होता है, कुछ लोग ये गलतफहमियां फैला रहे हैं, उसको जो है आप लोग ठीक करिए, लेकिन जो सरकारों द्वारा निर्देश दिया जा रहा है आपको उसका पालन करना है, उसी पालन के जरिए जो है आप इस चीज को रोक सकते हैं। वहीं जो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं बाला साहब थोराट, तो कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्होंने जो है आज अपने कांग्रेस के सभी जो मंत्री हैं, नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, जिलाधिकारी हैं, पदाधिकारी, ऐसे 500 लोगों से जो है ऑडियो के माध्यम से संवाद किया और उनसे ये अपील की है कि जो लोग फंसे हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, जिनको खाने पीने की जो है लगातार दिक्कतें हो रही, रहने की व्यवस्था नहीं है, उनकी लगातार मदद करें। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ आए हुए हैं, चाहे राजस्थान की बात करें, एमपी की बात करें, यूपी गुजरात की बात करें, ये लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। हमने देखा आज सुबह एक दर्दनाक हादसा घटा कि गुजरात का एक परिवार था जो गुजरात की तरफ जा रहा था इन्हीं तंगी की हालत को देखते हुए, और गुजरात बॉर्डर से पुलिस ने उन्हें लौटा दिया। जी अमित, तो लगातार पूरे मुल्क के क्या हालात हैं, खासतौर से महाराष्ट्र में क्या कुछ हालात हैं, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे, और नाजरीन बार बार यही कहेंगे कि अपने घरों में रहें, हिफाजत के साथ रहें। और इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे, जल्द लौटेंगे। जयपुर से अहम खबर, जयपुर के 7 थाना इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। जयपुर के मकीनों की हिफाजत के लिए ही ये कर्फ्यू नाफिज किया गया है। रामगंज, मानिक चौक, सुभाष चौक, कोतवाली इलाके में ये कर्फ्यू नाफिज किया गया है। साथ ही साथ ब्रह्मपुरी, कलता गेट और नेहरूगढ़ के इलाकों में भी कर्फ्यू नाफिज है। पुलिस लगातार यहाँ गश्त कर रही है और लोगों से अपील कर रही है कि अपने घरों में रहें, मुहतात रहें, घबराएं नहीं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अरबाज अहमद का। अरबाज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि राजस्थान में एहतियाती इक़दामात उठाए जा रहे हैं और लोगों की बड़ी तादाद जो है वो घरों से निकल रही थी, उसी को रोकने के लिए ये कर्फ्यू जो है ये नाफिज किया गया है। तफसीलात जी, तफसीलात मैं बताना चाहूंगा आपको, है ना। इस पूरे मामले में क्या है कि जयपुर के अंदर 2 कोरोना पॉजिटिव केसेस आए कल रामगंज इलाके के अंदर, और पूरे मामले को लेकर के काफी एहतियात बरता गया। तकरीबन 63 लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए आइसोलेट किया गया अलग से, और जो लोग भी उनके रास्ते में आए या उनसे टच में आए, बातचीत हुई, उन लोगों को लोकेट किया जा रहा है फिलहाल एहतियातन, क्योंकि रामगंज इलाका, 4 दीवारी इलाका वो है जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला इलाका है। ऐसे में यहाँ पर हाइजीन जो लाइफ स्टाइल है वो अमल में नहीं लाई जाती है। तमाम लोगों को काफी समझाइश की जा रही थी, सारी चीजें कही जा रही थी। इसके साथ जो थाना इलाके हैं उनमें यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। राजस्थान के जो एससीएस होम है राजीव स्वरूप, उन्होंने कहा कि कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, एहतियात बरतना जरूरी है। 2 केसेस पॉजिटिव आए हैं, ऐसे में और भी ज्यादा पॉजिटिव केसेस हो सकते हैं, लेकिन उनको डील करना सही तरीके से जरूरी है। लोगों को आइसोलेट करना बहुत जरूरी है, इसलिए ये लगाया गया है। फिलहाल सुबह से जो सप्लाईज है उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। जो 7 अलग अलग थाना इलाके के इंचार्ज हैं वो अपने अपने इलाके में, चाहे वो दूध की हो, चाहे खाने की हो, सब्जियों की हो, या बुनियादी चीजों की सप्लाई है, वो जरूरत के हिसाब से करवा रहे हैं, ताकि वहां पर लोग अपने अपने जरूरत के हिसाब से चीजों को खरीद सकें। फिलहाल मुनादी कराई जा रही है बार बार कि लोग अपने घरों में रहें, एहतियात बरतें, लेकिन इलाका काफी डेंसिटी वाला है, पॉपुलेशन काफी अनएजुकेटेड है। काफी समझाइश के बावजूद लोग गलियों में जमघट लगा रहे हैं, तमाशबीन बन रहे हैं।
ऐसे में जरूरत है कि बहुत ज्यादा एहतियात बरता जाए। जी, तो और जो भी लोगों को- सख्ती की जा रही है इंतजामिया की जानिब से, चाहे कहीं पे भी हो, कोई भी इलाका हो, वो खुद उनकी जान की हिफाजत के लिए की जा रही है। लगातार न्यूज़ 18 भी अपने तमाम नाजरीन से यही दरख्वास्त कर रहा है कि अपने घरों में रहें। अरबाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। और नाजरीन, कोरोना के खिलाफ जंग में रेलवे ने भी कमर कस ली है। रेलवे ने ट्रेन के डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड बनाने का फैसला किया है। बताया जाता है कि रेलवे एक डिब्बे में 10 आइसोलेशन वार्ड बनाएगा, जबकि 20,000 रेलवे की बोगियों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया जाएगा और वार्ड में ही वॉशरूम वगैरह का भी इंतजाम किया जाएगा। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर वहां के हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जो लोग दिल्ली यूपी सरहद पर फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली सरकार डीटीसी की बसें चलाएगी। उन्होंने तमाम लोगों से घरों में ही रहने की बार बार अपील भी की। तो नाज़रीन, आपको बता दें इस वक्त की बेहद अहम खबर। कासकोट बानिहाल के रहने वाले हैं निज़ामुल रहमान। 60 कश्मीरी तलबा चीन के वुहान से वापस लौटे हैं और इन्हीं से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बात की है। तलबा ने अपने तजुर्बात वज़ीर आज़म के साथ साझा किए हैं। तो बेहद अहम खबर, वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ उमूर की इन तलबा से जानकारी हासिल की। देखिए, पर्सनल टच शायद इसी को कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने फ़ोन पर निज़ामुल रहमान से बात की। चीन के वुहान से ही कश्मीरी तलबा लौटे हैं। 60 तलबा थे जिनको खुसूसी तौर पर लाया गया था। चीन के वुहान से वापस लौटे और तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई। वुहान में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे ये तमाम तर तलबा और वज़ीर आज़म ने इनके साथ फ़ोन पर बात की। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान यानी NCPUL के डायरेक्टर शेख अकील अहमद ने मुल्क में जारी 21 रोज़ा लॉकडाउन की हिमायत करते हुए कहा है कि मुहिब्बे उर्दू इस वक्त का तामीरी इस्तेमाल अदबी ज़ौक़ की आबियारी में कर सकते हैं और इसके लिए NCPUL की वेबसाइट बेहतरीन ज़रिया हो सकती है, जहां बेशुमार किताबें मौजूद हैं, दीगर मवाद भी मौजूद है। 21 दिन के लॉकडाउन का जो ज़रूरी कदम उठाया है, इसको दुनिया भर में तारीफ़ हो रही है। हम इस लॉकडाउन में घर पर रहते हुए कोरोना वायरस को शिकस्त ज़रूर देंगे। तरक्की इंसानी वसाइल के वज़ीर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने तलबा से कहा है कि वह इस दौरान किताबों को अपना दोस्त बनाकर इस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें। मैं नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज यानी NCPUL के डायरेक्टर की हैसियत से तमाम उर्दू दुनिया से अपील करता हूं कि आप भी कोरोना वायरस की जंजीर को तोड़ने के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन के औकात का सही इस्तेमाल करने के लिए कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की वेबसाइट के ज़रिए घर बैठे अपने पसंदीदा उर्दू किताबें और कौंसिल के मायानाज रिसाले, बच्चों की दुनिया, ख़वातीन दुनिया, उर्दू दुनिया और फ़िक्र तहक़ीक़ में शाये मज़ामीन ऑनलाइन पढ़ें। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में तशद्दुद के बाद अब लॉकडाउन ने मज़दूरों की ज़िंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। लॉकडाउन से परेशान हाल मज़दूर बड़ी तादाद में पैदल ही मीलों दूर अपने घरों की जानिब रवाना हो रहे हैं और यहाँ के हालात का जायज़ा लिया हमारे साथी खुर्रम शहजाद ने। जब से देश में लॉकडाउन हुआ है और कोरोना के खिलाफ जंग शुरू हुई है, हमने मजदूरों का दिल्ली से पलायन देखा है। यहाँ पर ये आपको कुछ मजदूर दिखाई देंगे, ये भी अपने घरों को जाने के लिए निकले हैं। बताया जा रहा है। आप लोग कहाँ से हो भैया, कहाँ जा रहे हो? कन्नौज जाना है इनको और ये कन्नौज जाने वाले हैं, लेकिन पैदल ही चल पड़े हैं। और ये देखिए किस तरीके से ये लोग पैदल ही जा रहे हैं। क्या इनको कोई सवारी मिलेगी और कहाँ पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। बस अपना सामान अपने हाथों पर ले लिया
थोड़ा सामान। तो आप लोग सब लोग पैदल ही जा रहे हैं? कहाँ जाना है? कन्नौज यूपी। कैसे जाएंगे? बस मिलेगी तो जाएंगे आगे से, और नहीं मिलेगी तो कुछ तो करेंगे, पैदल ही जाएंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ नहीं रुक सकते? अब खाने को नहीं है, मकान मालिक तो किराया ही मांगेगा वो तो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप जाएं और सेफ रहें। बस दुआ यही है कि कोरोना वायरस से जो जंग है वो भारत जीत जाए। हालांकि एक बड़ी आर्थिक कीमत जरूर भारत को चुकानी पड़ रही है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो इस वक्त की अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ोन पर निज़ामुर रहमान से बात की है। आपको बताएं कि कासकोट बानिहाल के रहने वाले हैं निज़ामुर रहमान। 60 कश्मीरी तलबा चीन के वुहान से वापस लौटे हैं और उन्हीं से वज़ीर-ए-आज़म ने बात की। वुहान में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे ये तलबा ने अपने तजुर्बात PM के साथ साझा किए। तो PM ने मुख्तलिफ उमूर की जानकारी इन तलबा से हासिल की, इनके जो तजुर्बे थे वो साझा किए। ख़ासतौर पर निज़ामुर रहमान का जिक्र आ रहा है। कासकोट बानिहाल के रहने वाले हैं और 60 कश्मीरी तलबा चीन के वुहान से वापस लौटे। इनको ख़ासतौर पर लाया गया था। आपको याद होगा हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से ख़ुसूसी तैयारा जो है वो गया था और जो क्रू मेंबर था उसमें जो डॉक्टर्स थे वो तमाम तर जानकारी हम आपको लगातार देते रहे थे। और अब जब ये तलबा वापस आए इनके साथ तमाम तर निगहदाश्त की गई और अब ये बेहद अहम खबर कि PM ने खुद इन लोगों से बात की है। इनके जो, क्योंकि चीन का वुहान वो शहर जो सबसे ज़्यादा मुतासिर रहा है कोरोना वायरस से, तो जाहिर सी बात है जो एक नफ्सियाती तौर पर भी इन तलबा को एक मजबूती की ज़रूरत थी, वो PM ने इनके साथ बात करके साझा की। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ उमूर की इनसे जानकारी हासिल की। ख़ासतौर से निज़ामुर रहमान, उनसे जो बातचीत की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने, उसका जिक्र ज़रूर हम करना चाहेंगे। 60 कश्मीरी तलबा हैं ये जो कि वहाँ MBBS की पढ़ाई कर रहे थे वुहान में। और आपको याद होगा कि जब ये तलबा हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुँचे थे तो इन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया था PM का भी, साथ ही साथ उस क्रू मेंबर का भी, तमाम डॉक्टर्स का, सभी का इन बच्चों ने बेहद शुक्रिया अदा किया था। और अब इनको PM के साथ अपने तजुर्बात साझा करने का मौका मिला, उनसे बातचीत की। ये 60 कश्मीरी तलबा जो कि चीन के वुहान से वापस आए, वहाँ पर ये MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। उस दौरान जितने भी इनको एक्सपीरियंसेस हुए, जो तजुर्बात हुए, वो तमाम चीज़ें वज़ीर-ए-आज़म ने इनसे जानी हैं, इनसे साझा की हैं। चीन से जो बच्चे आए थे उनसे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। वुहान में क्या पढ़ते हैं आप? सर मैं मेडिकल पढ़ता हूँ MBBS। अच्छा, तो अभी वायरस का सुनकर के तो एक डॉक्टर को तो बहुत पता चला होगा कि कितना बड़ा भयंकर है। जी सर बिल्कुल, बहुत भयंकर है। तो वुहान में जब ये आपने सुना और आप फंस गए थे तो वो दिन कैसे काटे आपने वहाँ? सर वो उन दिनों तो बहुत टेंशन हुआ सर। फिर उसके बाद थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट जिनने हमें इवैक्यूएट किया वहाँ से। अब जब यहाँ वापिस आए जी सर, तो उसके बाद क्या क्या किया, जरा मैं आपका अनुभव सुनना चाहता हूँ, क्योंकि सर आप तो कश्मीर के रहने वाले हैं जी और सर, घाटी के रहने वाले हैं, तो घाटी में तो ठंड ज्यादा होती है और जब यहाँ आए तो आपको गर्मी में रखा गया होगा, काफी तकलीफ हुई होगी। नो सर कोई तकलीफ नहीं हुई हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया। वहाँ पे हर एक फैसिलिटी हमें अच्छे से प्रोवाइड की गई, लाइक फूड वगैरह सब कुछ, मेडिकल फैसिलिटीज, और हमें इंडोर गेम्स भी प्रोवाइड की गई वहाँ पे। आपके साथी भी प्रसन्न थे सारे? यस सर, बहुत सारे
प्रसन्न थे। कितने लोग थे आप लोग? सर हम ये कश्मीर से 60 थे। ओह, यस सर। लेकिन सब अपने घर में बिल्कुल अभी सलामत है? जी सर बिल्कुल, थैंक्स टू यू। और सबको समझा रहे हैं ना कि भाई सब इस प्रकार से 14 दिन संभाल ले, क्योंकि आपने जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो जी सर। तो आप अच्छी तरह समझा सकते हो औरों को। जी सर बिल्कुल। हाँ, क्योंकि कश्मीर में भी जो 1-2 केस हुए हैं तो वो भी चिंता का विषय है। जी सर। जी तो सर। आप जैसे नौजवान हैं जो इस चीज को जानते हैं, जी सर बिल्कुल। टेलीफोन से लोगों को समझाना चाहिए। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। चलिए निजाम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर। मुझे अच्छा लगा कि इस व्यवस्था से आप लोग प्रसन्न हैं, और यस मैं सर। समझता हूँ इससे देशवासियों को, क्योंकि लोगों को क्या है, क्वारंटाइन मतलब लोगों को लगता है जैसे कैद हो जाएगी, जेल हो जाएगी। नो सर, ये तो हमें अपने सर इंडिया की सेफ्टी के लिए क्वारंटाइन लॉकडाउन किया गया है, ताकि सब स्वस्थ रहे, ठीक रहे सब। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके और आपके पूरे परिवार को भैया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। नाज़रीन, आपने बातचीत सुनी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ़ोन पर कासकोट बानेहाल के निज़ामुर रहमान से बात की। ये वो कश्मीरी तलबा हैं जो कि चीन से, वुहान से हिंदुस्तान लौटे थे, और अब इन्होंने अपने तजुर्बात जो हैं वो पीएम के साथ साझा किए। खबरों में इतना ही। आदाब।